दोस्तों, तो ये जो मन का हमारा नया कोर्स है, इसका आज लेक्चर फर्स्ट है। ठीक है। कुछ लोगों के मैं रिव्यू देख रहा था, कुछ लोगों ने वीडियो पे कमेंट किया है और बताया है कि अगर हम लोग मोंगो डीबी की जगह ड्रूपल ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। यस, आई एग्री, मैं इससे सहमत हूँ कि हम लोग मोंगो डीबी की जगह, लेकिन हम लोग मोंगो डीबी भी कवर करेंगे और ड्रूपल भी कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग दोनों ही पार्ट कवर करेंगे। अगर आपको ड्रूपल आता है तो आपके साथ एडवांटेज ये है कि आपका बैकएंड वाला पार्ट क्लियर है। इसका ये मतलब होगा कि आपका बैकएंड वाला पार्ट क्लियर है। और आपके लिए यहाँ पर एक एडिशनल एडवांटेज है। एडिशनल एडवांटेज क्या है? तो एडिशनल एडवांटेज आपके लिए ये है कि आपको ड्रूपल तो आता ही है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर फ्रंट एंड स्किल, मतलब जो मन फ्रेमवर्क है कि एक्सप्रेस लाइब्रेरी, रिएक्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है, ये भी अगर आपको आ जाता है तो फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, तो आपकी प्रोफाइल का जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा और आपकी प्रोफाइल एक फुल स्टैक डेवलपर की प्रोफाइल बन जाएगी। तो आपके लिए ये डबल एडवांटेज है। हम लोग इसको ड्रूपल से भी करेंगे और हम लोग इसको मन मोंगोडीबी जो है उससे भी करेंगे, तभी तो ये मन बनेगा, क्योंकि एम का मतलब तो यहाँ पर मोंगोडीबी ही होता है। तो चलिए, अब बिना समय गवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले के जो एक दो वीडियोस रहेंगे, इसमें हम लोग कुछ बेसिक टर्मोलॉजी, कुछ बेसिक चीजें कवर करेंगे जो कोई टेक्निकल स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है जो आज का हमारा एजेंडा है, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि व्हाट यू शुड नो, मतलब अगर आपको ये करना है मन, तो इसको इसके लिए आपको क्या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपको क्या जो प्री रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्री रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, आपको इंटरनेट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना। बेसिक इंटरनेट का नॉलेज, और फिर वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर जो है गूगल क्रोम या कोई भी एक वेब ब्राउजर आपके सिस्टम में होना चाहिए, और एक एडिटर आपके पास होना चाहिए। और अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज आता, बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज है आपको, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर नहीं है तो भी वो हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें जावा स्क्रिप्ट भी कवर करेंगे। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग की या बहुत एडवांस स्किल की इसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग बेसिक से मतलब हम लोग पहले एचटीएमएल देखेंगे, फिर एचटीएमएल के बाद हम लोग सीएसएस देखेंगे, तो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। ये काफी लंबा लॉन्ग ड्यूरेशन इसका होगा, करीब करीब 3 से 4 महीने इसको पूरा करने में हमको लग जाएंगे, लेकिन इसमें हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे। तो ये हुआ हमारा वाई यू शुड नो, कि मतलब आपको क्या, व्हाट यू शुड नो, मतलब आपको क्या पता होना चाहिए इसको ज्वाइन करने से पहले, जो प्री रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, वो अपन ने यहाँ पर देखा। ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। इस कोर्स में हम लोग फुल फ्लेज वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, आज का जो पॉइंट है सेकंड, वो है व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या है? तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप यानी कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन एक्सेस करते हो अपने सिस्टम से, ठीक है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है या वेब डेवलपमेंट क्या होता है, मैं पहले वेब डेवलपमेंट की बात करूं, फिर हम लोग वेब एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। तो वेब डेवलपमेंट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट पे चलता है। तो वेब डेवलपमेंट क्या है? वेब डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हो जो कि एक इंटरनेट पे चलती है। इंटरनेट पे चलने से मतलब क्या है? कि आप ऐसी एप्लीकेशन बनाओगे जिसको एक्सेस करने के लिए आपके सिस्टम पे इंटरनेट होना चाहिए। जैसे गूगल है, google.com है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब वेब एप्लीकेशन है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है, इंटरनेट की जरूरत होती है, और इसका डेटा किसी और सर्वर पे होता है, लेकिन आप आपके कंप्यूटर से उसके सर्वर के थ्रू वेब पेजेस को एक्सेस करते हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वेब डेवलपमेंट। वो क्या है? वेब डेवलपमेंट है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वेब डेवलपमेंट बनाने का, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, बहुत सारे वर्ड हम लोग इसमें देखेंगे। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है। तो
वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का मतलब यही है कि एक ऐसी एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो कि एक वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन को बनाती है और उसको चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, वो होता है हमारा वेब डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि हाउ इज, मतलब हाउ ए वेब एप्लीकेशन रन, मतलब ये तो हमने देख लिया कि हम लोग एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि इंटरनेट पे चलेगी, उसको हम लोग वेब डेवलपमेंट बोलेंगे। उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम जो 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 प्रोसेस करेंगे उसको हम लोग वेब डेवलपमेंट बोलेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन होता है कि बनेगी कैसे, मतलब कैसे चलेगी एप्लीकेशन, कैसे चलती है, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल चाहिए, वो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि हाउ ए वेब एप्लीकेशन रन। अब अपन लोग देख रहे हैं कि हाउ ए वेब एप्लीकेशन रन्स। तो ए वेब एप्लीकेशन रन्स ऑन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट्स एंड सर्वर, है ना। अगर आपको कोई वेब एप्लीकेशन को इंटरनेट पे रन करवाना है तो आप सर्वर की हेल्प से, और क्लाइंट, क्लाइंट और सर्वर दो टर्म हैं यहाँ पे, क्लाइंट और सर्वर की हेल्प से एक वेब एप्लीकेशन कंप्लीट होती है और इंटरनेट पे रन होती है। अब ये जो टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल टर्म क्या हो गया, यहाँ पे टेक्निकल टर्म हो गया सर्वर, और सर्वर और एक एक टेक्निकल टर्म हो गया क्लाइंट। ठीक है, तो इन टेक्निकल टर्मोलॉजी ये जो है ना। अब हम लोग बोलते हैं कि सर्वर क्या होता है। तो सर्वर वो प्रोग्राम है जो सर्वर पे रन होता है ना। ए वेब एप्लीकेशन इज ए प्रोग्राम डेट एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर। तो जो सर्वर होता है, हमारी एप्लीकेशन किसी न किसी सर्वर पे होस्ट होती है, यानी कि वो एक प्रोग्राम होता है जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। और क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट यानी कि हमारा कंप्यूटर होता है। तो अगर मान लीजिए मैं google.com को एक्सेस कर रहा हूं मेरे कंप्यूटर से, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं गूगल के सर्वर को एक्सेस कर रहा हूं, है ना। गूगल के सर्वर, तो गूगल, गूगल का जो सर्वर है, गूगल का जो प्रोग्राम है वो क्या हो गया, सर्वर हो गया। और जो मेरा सिस्टम है, मेरा सिस्टम है वो क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेब एप्लीकेशन रन्स ऑन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट और सर्वर। एक वेब एप्लीकेशन सर्वर पे कैसे रन होती है, तो वो रन होती है क्लाइंट और सर्वर की हेल्प से। इसमें सर्वर वो होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो जिसकी एप्लीकेशन होस्ट होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक्सेस किया facebook.com, तो facebook.com को मैं एक्सेस कर रहा हूं, तो फेसबुक वो एप्लीकेशन कहीं ना कहीं फेसबुक के सर्वर पे रखी है। तो यहाँ पर फेसबुक का सर्वर क्या हो गया, सर्वर हो गया। और जो मैं एक्सेस कर रहा हूं तो मेरा कंप्यूटर क्या हो गया, यहाँ पर क्लाइंट हो गया। अब अपन लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, है ना। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है, जो कि पूरी एप्लीकेशन, जो कि पूरे वेब एप्लीकेशन में क्लाइंट और सर्वर का रोल होता है। तो जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं और जब उसको सर्वर पे होस्ट कर देते हैं, तो फिर वो एप्लीकेशन लाइव हो जाती है और कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ये एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, मतलब किस तरीके से एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है। तो यहाँ पे जो आपको लेफ्ट साइड में ये जो कंप्यूटर दिख रहा है, राइट, ये क्या है, ये क्लाइंट का कंप्यूटर है। ये जो है लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, ये क्लाइंट कंप्यूटर है, ठीक है। और इंटरनेट बीच में है। और यहाँ पे जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये क्या है, जो राइट साइड में दिख रहा है ये सर्वर है। और जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये यहाँ पर क्लाइंट है, इसको मैं क्लाइंट भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये क्लाइंट कंप्यूटर है और ये जो है सर्वर कंप्यूटर है। तो जब आप आपके कंप्यूटर से कोई रिक्वेस्ट करते हो, ये कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है। जब आप आपके कंप्यूटर को कोई रिक्वेस्ट करते हो तो ये रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट की हेल्प से सर्वर पे। और सर्वर क्या करता है, अब ये सर्वर पे आप पहुंच गए। सर्वर क्या होता है, तो सर्वर भी एक तरह का कंप्यूटर होता है जिसपे कुछ स्पेसिफिक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। स्पेसिफिक मतलब उसके अंदर डेटाबेस इंस्टॉल होता है और आपके प्रोग्राम को चलाने के लिए जो आवश्यक सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होते हैं। जैसे अगर पीएचपी का सर्वर है मान लीजिए, तो पीएचपी इंस्टॉल होगा सर्वर के ऊपर और डेटाबेस इंस्टॉल होगा। माई एसक्यूएल अगर आप यूज करेंगे तो वो इंस्टॉल होगा। मोंगो डीबी आप यूज कर रहे हैं तो वो जरूरत होगी। जो भी मोंगो डीबी यूज करेंगे तो मोंगो डीबी इंस्टॉल होगा।
अब मान लीजिए कि आपने facebook.com को रिक्वेस्ट किया, यहाँ पर फेसबुक के सर्वर पे रिक्वेस्ट गई। अब सर्वर को लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई डेटाबेस से रिलेटेड चीजें हो रही है, या मान लीजिए आपने आपकी फेसबुक प्रोफाइल को लॉग इन किया, तो आपका डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? डेटाबेस में। तो सर्वर रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस के पास, डेटाबेस से फिर जो रिस्पॉन्स आएगा वो जाएगा वापस से सर्वर के पास, और ये सर्वर जो है फिर जो भी फाइनल आउटपुट जो होगा आपके प्रोग्राम का, या तो आप लॉगिन हो जाएंगे या आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे, तो जो भी होगा, अगर आप लॉगिन नहीं होंगे तो जो एरर मैसेज है, जो वैलिडेशन है वो जाएगा, और अगर आप लॉगिन हो जाएंगे तो जो प्रोफाइल पेज है वो जाएगा। ये रिस्पॉन्स जाएगा क्लाइंट की मशीन पे, क्लाइंट की मशीन यानी आपका कंप्यूटर, और फिर यहां से आपके कंप्यूटर के वेब ब्राउजर के सिस्टम में ये जो है वो दिखने लगेगा। तो हम लोगों के पास ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, क्लाइंट और सर्वर। तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमको होस्टिंग लेनी पड़ती है, यानी कि सर्वर पे हमको उस एप्लीकेशन को होस्ट करना होता है। जब हम उस एप्लीकेशन को सर्वर पर होस्ट कर देते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के माध्यम से हम लोग उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पूरा एक डायग्राम होता है। अब जब आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर जाती है ना, तो वो किसके थ्रू जाती है? वो जाती है प्रोटोकॉल के थ्रू, और उस प्रोटोकॉल का नाम होता है HTTP, है ना। HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू जाती है, और ये जो प्रोटोकॉल है ये ब्राउजर ऑटोमेटिक आपकी रिक्वेस्ट के अंदर ऐड कर देता है ना। जैसे आपने लिखा www.facebook.com, तो ब्राउजर क्या करेगा कि HTTP:// ये आपकी रिक्वेस्ट के अंदर ऐड कर देगा, और ये आपकी रिक्वेस्ट के अंदर ऐड कर देगा, क्योंकि ये जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है ये प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, और उस प्रोटोकॉल का नाम होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ये पूरा कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट और सर्वर का। तो ये पूरा सिस्टम होता है, एक इंटरनेट एप्लीकेशन जो चलती है उसके बैकग्राउंड में ये सारी प्रोसेस पूरी होती है। तो हम लोग बोलते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, हमारी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो पा रही। कभी कभी हम लोग बैंक जाते हैं तो बैंक में हमारे कुछ काम नहीं होते कि सर्वर डाउन हो गया, या हम लोग किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म नहीं भर पाता। क्यों नहीं भर पाता? क्योंकि सर्वर डाउन हो गया। इसका मतलब क्या है कि सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सर्वर पे कोई टेक्निकल इश्यू चल रहे हैं, कोई टेक्निकल एरर चल रही है। तो ये पूरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि हमको क्या रिक्वायरमेंट है। प्री रिक्वायरमेंट है तो कोई खास प्री रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक इंटरनेट और वेब ब्राउजर का आपको नॉलेज होना चाहिए, और अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। फिर वेब डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये पूरा जो इसमें क्लाइंट कौन है, सर्वर कौन है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है। अगर हम लोग लोकल सर्वर पे, अभी हम लोग को लोकल होस्ट बनाना होता है, यानी कि जब हम लोग डेवलपमेंट सीखते हैं तो हमारे पास कोई सर्वर नहीं होता, तो हम हमारे कंप्यूटर को क्लाइंट भी बनाते हैं, और हम हमारे ही कंप्यूटर को लोकल, हम हमारे कंप्यूटर को क्लाइंट बनाते हैं, और हमारे कंप्यूटर को हम लोग सर्वर बनाते हैं, उसको हम लोग लोकल होस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो ये वेब डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस होता है, क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट को ले जाना लाना, ये पूरा जो है पूरा प्रोसेस है वो वेब डेवलपमेंट कहलाता है। और वेब एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन कहलाती है जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करती है, यानी कि जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे चलती है। तो ये तीन टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है कि जो भी ये जो नेटवर्क होता है वो कौन सा नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर हम लोग www नेटवर्क को यूज करके और एप्लीकेशन बनाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि वेब एप्लीकेशन क्या होती है, व्हाट इज वेब एप्लीकेशन। जो नेक्स्ट है हमारा वो है कि वेब एप्लीकेशन क्या होती है और वेबसाइट क्या होती है, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग इस पॉइंट को भी कवर करते हैं कि व्हाट इज वेबसाइट और व्हाट इज वेब एप्लीकेशन, और दोनों में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वेब एप्लीकेशन क्या होती है और वेबसाइट क्या होती है। ठीक है। तो वेबसाइट जो होती है वो भी एक वेब एप्लीकेशन का पार्ट ही होती है। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं कि क्या होती है वेबसाइट। ठीक है। तो एक वेबसाइट जो होती है ना, ए वेबसाइट इज अ सेट ऑफ वेब पेजेस, एक वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। और वो जो वेब पेजेस होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो वो वेब पेजेस बनते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनते हैं। और डेट कंटेन्स द स्टेटिक इंफॉर्मेशन। स्टेटिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? स्टेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है
कि अगर उस एप्लीकेशन में आपको कोई चेंज करना है, मान लीजिए आपको कोई इमेज चेंज करनी है, तो आपको HTML पेज के कोड में जाके उसको अपडेट करना पड़ेगा। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब यही होता है कि वो डेटा को डायनामिकली डेटाबेस में स्टोर नहीं करती। वो सारी एप्लीकेशन जो होती है वो स्टैटिक एप्लीकेशन होती है। स्टैटिक एप्लीकेशन यानी कि अगर आपको कोई पेज में चेंज करना है तो हम लोगों को कोड में जाके उसमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब स्टैटिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं, तो इमेजेस हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। किसी भी प्रकार का HTML पेज आप इसमें बना सकते हैं, लेकिन स्टैटिक पेज बनेगा क्योंकि ये वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन नहीं है। इसमें कोई डेटाबेस इन्वॉल्व नहीं है ना। डेटाबेस इन्वॉल्व हो जाता तो वेब एप्लीकेशन बन जाती, लेकिन अभी ये स्टैटिक साइट है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर वेबसाइट है। ठीक है। प्रोवाइड वन वे कम्युनिकेशन, है ना, ये एक वन वे कम्युनिकेशन होगा। वन वे कम्युनिकेशन का क्या मतलब होगा कि यूजर लॉग इन नहीं होगा इसमें, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यूजर लॉग इन करते हैं, तो वो यूजर लॉग इन नहीं है, ये सिंपल एक वेब पेजेस है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है और वो एप्लीकेशन वेबसाइट हो गई है। ठीक है। हाँ, मतलब उसमें जो कुछ इस तरह की चीजें जो इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन में कोई प्रिविलेजेस नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन कौन देख पाएगा या ये इंफॉर्मेशन कौन नहीं देख पाएगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे स्टोस्टप.com एक साइट है ना। ये स्टोस्टप कौन है, तो स्टोस्टप जो है वो जो स्टोस्टप है वो कौन है, जिन्होंने C++ बनाई थी। कौन सी लैंग्वेज बनाई थी, C++। तो स्टोस्टप.com पे अगर जब जाओगे तो ये एकदम स्टेटिक साइट है, यानी कि इसमें जो भी चेंज करना है वो आपको कोड में जाके HTML कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा, तो ये एक स्टेटिक साइट है। इसके अलावा एक एग्जांपल और है यहाँ पर, जो कि है guru99.com। ये भी एक स्टैटिक साइट है, guru99.com। इसको भी हम लोग एक स्टैटिक साइट बोलेंगे। तो ये होती है हमारी वेबसाइट। अब हम देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन क्या होती है और फिर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रंट एंड, मतलब जो हमारी वेबसाइट होती है और वेब एप्लीकेशन होती है, उसमें क्या अंतर होता है। तो जो हमारी वेबसाइट होती है वो स्टैटिक इंफॉर्मेशन रखती है। स्टैटिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कोई डेटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नॉर्मल एक वेब पेज होता है जिसमें कुछ HTML टैग यूज होते हैं, और ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है। जो हमारा डायनामिक साइट होती है, यानी कि वेब एप्लीकेशन होती है, वो क्या करती है, कन्वे डायनामिक इंफॉर्मेशन टू विजिटर, है ना। एवरी यूजर सिंस डिफरेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द रोल, यानी कि हर यूजर को उसकी रोल के हिसाब से इंफॉर्मेशन चेंज होती है। तो ये बिहेवियर है किसका, हमारा वेब एप्लीकेशन का। फिर होता है कि वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, one way communication where a user visit a web application, तो the information same, है ना। जब यूजर इंटर करेगा और जब यूजर वेबसाइट से मूव करेगा तब इंफॉर्मेशन सेम होगी, लेकिन जो हमारी वेब एप्लीकेशन होती वो होती टू वे इंटरेक्शन। टू वे इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है कि वेन यूजर इज परफॉर्म सम एक्शन, कि यूजर अपनी साइट पे आएगा और यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। मान लीजिए आपने आपकी फेसबुक एप्लीकेशन लॉगिन करी और आपने कोई पोस्ट किया, कोई इमेज अपलोड की, या कोई आपने कोई भी एक्टिविटी वहां पे स्टेटस आपने अपडेट किया, तो आपने कुछ एक्शन परफॉर्म कर दी, तो कुछ एक्शन आपने परफॉर्म कर दी, तभी जो पेज है, जो स्टेटस है, वो पेज का चेंज हो जाएगा। तो ये होता है टू वे इंटरेक्शन, where in a user perform certain action on the web pages which generate response from the server। ये होता है टू वे इंटरेक्शन। फिर क्या होता है कि जो वेबसाइट बनती है वो कैसे बनती है, तो जो वेबसाइट बनती है वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज लाइक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होती है, लेकिन जो वेब एप्लीकेशन होती है उसमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी तो होती ही होती है, बट इसमें बैक एंड टेक्नोलॉजी भी रिक्वायर्ड होती है। जैसा अगर आप बैक एंड में जावा यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जावा होगा, अगर आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे नोड होगा, अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं तो पाइथन होगा, और अगर आप PHP यूज कर रहे हैं तो PHP भी हो सकता है।
अब इसके एग्जाम्पल तो जैसे मैंने पहले बताया था कि स्ट्रस्टअप.com ये एक सिंपल वेबसाइट है, यहाँ पर guru99.com ये दोनों ही जो एग्जाम्पल है ये वेबसाइट के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप वेब एप्लीकेशन की बात करोगे तो facebook.com, youtube.com, gmail.com, amazon.com ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये वेब एप्लीकेशन के एग्जाम्पल है। वेब एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट हाई होता है कंपेयर टू द वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट में आपको सिंपल एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट और सीएसएस का पेज रन करना है, लेकिन ये जो आपका वेब एप्लीकेशन होती है उसमें आपको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको वो लैंग्वेज का भी सपोर्ट यहाँ पर चाहिए होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फ्रंट एंड क्या होता है, व्हाट इज फ्रंट एंड, है ना। फ्रंट एंड क्या होता है, तो फ्रंट एंड का मतलब यहाँ पे होता है कि उसको हम लोग क्लाइंट साइड बोल सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप आपके कंप्यूटर से youtube.com को एक्सेस कर रहे हैं, तो जो YouTube है वो सर्वर है और आप जहाँ बैठे हैं आपका सिस्टम का जो ब्राउजर है वो आप क्लाइंट है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रंट एंड बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी आपको लेआउट दिखाई दे रहा है वो हमारा फ्रंट एंड है, तो हम लोग उसको फ्रंट एंड बोल सकते हैं। अभी फ्रंट एंड में क्या चीज हो सकती है, तो फ्रंट एंड में टेक्स्ट हो सकता है, कलर हो सकते हैं, एचटीएमएल कंपोनेंट हो सकते हैं, कोई फॉर्म हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई ऑडियो कंटेंट हो सकता है, कोई वीडियो कंटेंट हो सकता है, मीडिया जो होता है वो हो सकता है हमारा फ्रंट एंड में, राइट। अभी फ्रंट एंड का पर्पस क्या होता है, तो द मेन पर्पस ऑफ फ्रंट एंड, और हम लोग बोल सकते हैं फ्रंट एंड को भी क्लाइंट साइड इज द कलेक्ट द डेटा फ्रॉम यूजर, ये इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट साइड वाला पोर्शन, जो हमारी एप्लीकेशन का लुक एंड फील जो यूजर को दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं कि वो है हमारा फ्रंट एंड। अभी फ्रंट एंड कैसे बनता है, अब बात आती है कि फ्रंट एंड को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो फ्रंट एंड को बनाने के लिए हमको चाहिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, अगर कोई भी फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन हमको बनानी है तो हम लोगों को यहाँ पे HTML चाहिए, फिर हमको यहाँ पे CSS चाहिए, और CSS के बाद में हमको यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट चाहिए। ये तीन चीज चाहिए हमको, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। फ्रंट एंड को बनाने के लिए हमको HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट चाहिए, और कोई ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे नहीं होता है। तो ये जो तीन है ना, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये फ्रंट एंड के फ्रंट एंड के की पिलर है, यानी कि ये मेन रोल होता है, इनका जो रोल होता है वो मेन रोल होता है। अब हम लोग समझते हैं कि HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का क्या काम होता है। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और हम लोग चलते हैं पेज में थोड़ा नीचे। अभी हम लोग समझते हैं HTML का रोल, ठीक है। तो जो HTML होता है, HTML, अब हम लोग बात करते हैं HTML की। ये HTML क्या करता है, जो तीन जो रोल होते हैं फ्रंट एंड के, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, उसमें HTML का क्या रोल होता है। तो HTML का जो रोल होता है वो होता है हमारा, HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर मैं HTML की बात करूं तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजर को जो आउटपुट दिखेगा ना, जो आउटपुट यूजर को दिखता है, जो कंटेंट यूजर को दिखता है, वो HTML ही रेंडर करता है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML जो है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि ये कंटेंट को दिखा सकता है यूजर को। तो हम लोग अगर HTML की डेफिनेशन देखें तो HTML की डेफिनेशन ये कहती है कि HTML जो है वो क्या है, HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इज द बैकबोन ऑफ द वेब। एवरी वेबसाइट यू विजिट टू बिल्ड विद द HTML, इट टेक केयर ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। जो कंटेंट होता है ना, जो कंटेंट हम लोगों को दिखता है वो कैसे दिखता है, वो HTML की हेल्प से दिखता है। फिर अगर मैं बात करूं CSS की, कि CSS क्या होती है ना, तो CSS का जो, हालांकि इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है वो ओवरव्यू है कि फ्रंट एंड अगर एप्लीकेशन बनानी है तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीज लगेगी। तो हमने बोला कि HTML भी लगेगी, CSS भी लगेगी और जावास्क्रिप्ट भी लगेगी, लेकिन इसको डिटेल में हमको पढ़ना पड़ता है। और CSS का फुल फॉर्म होता है कास
स्टाइल सीट, ये होती है हमारी सीएसएस, जिसको हम लोग बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल सीट, STYLE। कास्केडिंग स्टाइल सीट, इट इज कंट्रोल टू लुक एंड फील ऑफ द पेज। अगर पेज को डेकोरेशन करना है, पेज को डेकोरेटिव बनाना है, लुक एंड फील चेंज करना है, तो वो होता है सीएसएस से। सीएसएस जो होता है वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड बदलना है पेज का, एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनानी है, एप्लीकेशन का फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो ये सब चीजें किससे हो सकती है हमारी, वो होती है सीएसएस से। तो लुक एंड फील, जो कंट्रोल लुक एंड फील पे होता है वो कौन करता है, सीएसएस करता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे लुक एंड फील, ये हो गया हमारा सीएसएस। उसके बाद में जो तीसरा हमारा मेन कंपोनेंट आता है वो आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज वेबसाइट में एज ए फ्रंट एंड भी किया जाता है और एज ए बैक एंड भी किया जाता है। और अभी तक की बहुत ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूज होने वाली लैंग्वेज है, राइट। तो इसका मतलब होता है इंटरेक्टिव, पेज को इंटरेक्टिव बनाना, यानी कि कुछ एक्शन, जैसे कि कोई वैलिडेशन लगाने, आपने एक फॉर्म बनाया, अब फॉर्म में आपने मोबाइल नंबर की जगह मान लीजिए टेक्स्ट टाइप कर दिया, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी कि मोबाइल नंबर जो है वो न्यूमेरिक होना चाहिए। तो ये कैसे आएगी, ये कैसे आएगी वैल्यू, ये एरर कहाँ से आई, ये एरर जावास्क्रिप्ट की मदद से आई है। तो जावास्क्रिप्ट बहुत सारे काम करती है करने को, तो जावास्क्रिप्ट, क्योंकि अगर हम बैकएंड में भी जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो डेटाबेस से डेटा लाने का काम और डेटा पे वैलिडेशन परफॉर्म करने का काम सभी हम लोग जावास्क्रिप्ट से करेंगे, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो मेन जो है वो इंटरेक्टिव इफेक्ट अगर लाना है, जैसे मान लीजिए कोई डायनामिक, मान लीजिए आपकी थीम में, आपकी वेबसाइट में कोई थीमिंग का ऑप्शन है और आपको डार्क मोड पे शिफ्ट करना है आपकी साइट को, तो जब आपकी साइट को आप डार्क मोड में शिफ्ट करोगे तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से ही आपकी जो पेज है उसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो डार्क मोड पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि बैकएंड क्या होता है। ये तो हमने फ्रंट एंड की बात की, अब हम लोग बैकएंड की बात करें। तो जो बैकएंड होता है, बैकएंड की अगर हम बात करें तो बैकएंड का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जब भी आप कोई डेटा को रिक्वेस्ट करते हो ना, तो डेटा क्या करता है, डेटा डेटाबेस में होता है, ठीक है। अभी डेटाबेस से डेटा को फेच करना और उस डेटा को दिखाना फ्रंट एंड पे, वो काम होता है बैकएंड का। यानी कि डेटा को, जैसे मान लीजिए आपने आपकी एप्लीकेशन में फ्रंट एंड रिएक्ट किया है और बैक एंड आपका ड्रूपल है, तो क्या होगा कि आपका जो रिएक्ट से रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड की तरफ, रिएक्ट से रिक्वेस्ट जाएंगे बैकएंड की तरफ, और बैकएंड के डेटाबेस में, यानी कि ड्रूपल के डेटाबेस में जो डेटा है वो फेच होगा क्यूरी के माध्यम से, एसक्यूएल के माध्यम से, और वो रिस्पॉन्स एज ए रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया जाएगा फ्रंट एंड को। और फ्रंट एंड पे एचटीएमएल वाला क्या करेगा, फ्रंट एंड डेवलपर जो है एचटीएमएल वाला, वो उस डेटा को ब्राउजर पे दिखा देगा। तो ये चीज होती है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में, ये कम्युनिकेशन होता है। तो हमारा बैक एंड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेटा स्टोर हो रहा है वो बैक एंड में स्टोर हो रहा है। अच्छा, अभी हम जो ये वाला जो कोर्स रहेगा उसमें हम लोग बैकएंड के तौर पे क्या यूज कर सकते हैं। तो बैकएंड के तौर पे क्या हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, माइस्क्यूएल हो सकता है ना, ये डेटाबेस है। और मंगोडीबी हो सकता है जो कि हम लोगे लेंगे, और एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी लाइक जावा, पाइथन, नोड जेएस, ये हो सकता है। तो बैकएंड जो बनता है उसमें डेटाबेस भी होता है और एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व भी होती है। जैसे अगर मान लीजिए आप मोंगोडीबी ले रहे हैं, तो मोंगोडीबी डेटाबेस हो जाएगा और नोड जेएस आपका बैकएंड का काम करेगा, ठीक है। अगर आप माई लेते हैं तो माई आपका डेटाबेस हो जाएगा, और अगर आप पीएचपी लेते हैं तो पीएचपी एज ए बैकएंड आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ड्रूपल यूज कर रहे हैं तो ड्रूपल और माई ये पूरा मिला के बैकएंड बनेगा, जिसमें माई डेटाबेस होगा और ड्रूपल वो फ्रेमवर्क होगा जिसमें आप बैकएंड के लिए जिसको आप यूज करेंगे। तो अगर हम मर्न की बात करेंगे तो मर्न में क्या होगा हमारा, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस और एक ड्रूपल, यानी कि ये पांच की प्लेयर रहेंगे पूरे काम को करने के लिए हम लोग, क्योंकि हम लोग इसको मोंगोडीबी से भी देखने वाले हैं और ड्रूपल से भी देखने वाले हैं। तो हमारे को पांच ये जो की प्लेयर रहेंगे वो पूरे, उसमें टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी होगी, क्योंकि इसको अगर हम डिटेल में करेंगे
तो ये अपने आप में एक कोर्स है। अगर मान लो मैं रिएक्ट की बात करूँ तो रिएक्ट अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। अगर नोड की बात करें तो नोड अपने आप में एक पूरा का पूरा सेटअप है, उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी इन्वॉल्व है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस और ड्रूपल, कुल मिला के ये 10 टेक्नोलॉजी हो जाती है। अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में देखें तो पूरा का पूरा एक 10 टेक्नोलॉजी का पैकेज होता है, और उसमें हर एक टेक्नोलॉजी अपने आप में उसके बहुत सारे सब पार्ट हो सकते हैं अपने आप में। हर हर टेक्नोलॉजी अपने आप में एक कोर्स है। अगर मैं HTML की बात करूँ तो HTML अपने आप में एक कोर्स है, CSS की बात करूँ तो CSS अपने आप में एक कोर्स है। उसी तरीके से रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, मोंगोडीबी, ये भी अपने आप में एक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो। उसके बाद हम लोग अभी आगे जो है वो HTML देखेंगे। पहले HTML के बाद में CSS, जावास्क्रिप्ट और फिर रिएक्ट हम लोग देखेंगे। अभी मैं एक इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ, राइट, कि टॉप फ्रेमवर्क्स जॉब ओपनिंग, राइट। ये एक लिंक्डइन का फ्रेमवर्क में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो लिंक्डइन का एक डेटा है, और लिंक्डइन के डेटा के अनुसार जो मर्न है वो कहाँ यूज हो रहा है, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर ये एक इंडेक्स है ना। यहाँ पर ये लिंक्डइन का डेटा है एनालिटिक्स का। यहाँ पर देखिए रिएक्ट जेएस टॉप वेब फ्रेमवर्क वाई जॉब ओरिएंटेड। तो ये लिंक्डइन ने ये जो डेटा दिया है उस हिसाब से सबसे ज्यादा जॉब फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो रिएक्ट में है। उसके बाद में जेक्यूरी, उसके बाद में नंबर होता है एंगुलर का, फिर व्यू जेएस, फिर बूटस्ट्रैप। तो सबसे ज्यादा जो है वो किसका है, रिएक्ट का मार्केट यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में मैं एक चीज बताऊं तो जो रिएक्ट है, राइट, जो रिएक्ट की बात करूं तो रिएक्ट को कौन कौन सी कंपनी यूज कर रही है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि रिएक्ट जेएस को कौन कौन सी कंपनियां यूज कर रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रिएक्ट जेएस को जो कंपनियां यूज कर रही है उसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ड्रॉपबॉक्स है, उबर है, नेटफ्लिक्स है। तो ये जो कंपनियां है वो यहाँ पर ये रिएक्ट जेएस का जो रिएक्ट जेएस जो लाइब्रेरी है उसको यहाँ पर यूज कर रही है। तो इसीलिए हम लोग मर्न को लेके आए। और जो नोड जेएस जो यूज कर रही है उसमें भी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो नोड जेएस यूज कर, रिएक्ट तो यूज कर रहे हैं, रिएक्ट को एज ए फ्रंट एंड यूज कर रही है ये कंपनियां। लेकिन एज ए बैक एंड की बात करूं, एज ए बैक एंड में नोड जेएस को यूज करने वाली कौन कौन सी कंपनी है तो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स के बाद में उबर है, उबर के बाद में नासा है, ट्विटर है। ये सारी कंपनियां जो है वो नोड जेएस को यूज कर रही। तो अगर आप मर्न करते हैं तो आप फुल स्टैक प्रोफाइल हो जाती है आपकी, और इन कंपनियों में भी जाने का ऑप्शन हमको मिल सकता है।